गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक हमने पर्यावरण के कितने पार्ट्स देखे हैं? तो हमने 3 पार्ट्स देखे हैं और हमने एक क्विक रिवीजन देखा है। ठीक है, साथ ही साथ आज हम इसका पार्ट चौथा देखेंगे। ठीक है, ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाती हैं। लंबी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम यहाँ बेसिक्स की भी बात करते हैं और प्लस जो करंट अफेयर्स होते हैं हम उनकी भी बात करते हैं। ठीक है, यानी इस क्लास का मेन मोटिव ये है कि आपके एग्ज़ाम में चाहे कोई फैक्चुअल डिटेल पूछी जाए चाहे कंसेप्चुअल, आप उत्तर करने में सक्षम हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कवक पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था? मैंने आपको कवक पढ़ा दिया था। आज हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, क्यों बात करेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में आप देखेंगे तो यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए? 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व जोड़ दिए। ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? तो आप देखेंगे जब बायोस्फीयर रिजर्व 11 जोड़े गए तो टोटल अभी कितने हो गए? 136 देशों में 759 यानी कि 759 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितने देशों में? 136 देशों में 759 हो चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए जाते हैं, ठीक है, ये यूनेस्को का एक कार्यक्रम है। यूनेस्को का एक कार्यक्रम है मैप। ठीक है, यूनेस्को का एक कार्यक्रम है मैप। मैप कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या करता है, किसी भी क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करवाता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कराता है। दरअसल इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का मेन मोटिव ये है कि आप क्या करें कि वहाँ के जीव भी सुरक्षित रहें और उनका रिलेशन, मतलब वहाँ के जो जीव हैं वो भी सुरक्षित रहें, साथ ही साथ जो उनका रिश्ता है या जो रिलेशन है वो वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ क्या हो, बेहतर हो। ठीक है, इसी विषय में प्रयास है ताकि ये लोग मिल करके क्या करें, वहाँ के वन्य जीवों की रक्षा करें। ठीक है, तो ये कार्यक्रम कौन लेकर के आया है? ये यूनेस्को की देन है। तो यूनेस्को याद रखिएगा, मैप कार्यक्रम किसके अंतर्गत है? यूनेस्को के। ठीक है, अब आप देखेंगे मैप कार्यक्रम सबसे पहले कब शुरू किया गया था? तो 1971 में। कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1971 में। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे वही है, इसका उद्देश्य है कि लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। ठीक, तो वर्तमान में फिर हम भारत की बात करें तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में अभी टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन ये यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के अंतर्गत कितने हैं? 12 हैं। यानी कि क्या होता है कि कोई भी देश अपने यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करता है। ठीक, सरकार ने घोषित कर दिया। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व जाता है किसके पास? यूनेस्को के पास। अब यूनेस्को देखती है कि क्या हम इसे मैप कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर लगता है तब वो उसे अपने कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करते हैं, अगर नहीं लगता है तो शामिल नहीं करते हैं। तो भारत के पास तो है 18। ठीक है, इन्होंने यूनेस्को के पास भेजा 18, लेकिन यूनेस्को ने कितना चुना है इसमें से? 12। ठीक है, पहले 11 थे, अभी रिसेंटली एक जोड़ा गया है, जो पन्ना वाला है एमपी का, ये रिसेंटली अभी जोड़ा गया है। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंतर्गत? ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जो बायोस्फीयर रिजर्व मुख्यतः होते हैं, ठीक है, आप एक गोला बना लीजिए। अब देखिए इसमें बीच में जो होता है वो एक कोर एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है? कोर एरिया। तो ये जो कोर एरिया होता है, यहाँ क्या होता है? देखिए जो के कोर एरिया होता है ये अत्यधिक सुरक्षित होता है। स्वाभाविक सी बात है कि जो बीच में होगा वो सुरक्षित होगा ही होगा, और यहाँ पे बहुत सख्त नियम लगाए जाते हैं। ठीक, वहीं दूसरा जो बफर जोन होता है और तीसरा ट्रांजिशन जोन, यानी कि जो दूसरा हम देखेंगे इस तरह से हमने बनाया, ये क्या होता है? ये बफर जोन होता है। ठीक, और ये जो तीसरा होता है ये ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक, तो जो बफर जोन होता है यहाँ पे आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, होटल्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन मानव बस्तियाँ नहीं बना सकते हैं। यहाँ होटल्स वगैरह बना सकते हैं, पर्यटन भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन मानव बस्तियाँ नहीं बना सकते हैं। जो ट्रांजिशन एरिया होता है यहाँ पे आप मानव बस्ती बना सकते हैं, साथ ही साथ इसका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता, मतलब एक निश्चित बाउंड्री या सीमा नहीं होती, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत में कितने हैं?
तो भारत में आप देखेंगे टोटल 18 हैं। ठीक है, उन भारत में 18 में से कितने हैं जो यूनेस्को के अंतर्गत हैं? तो यूनेस्को के अंतर्गत हैं 12। ठीक है, तो अब देखिए उन 12 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो पन्ना है एमपी वाला, ये 12वां बना था। कौन सा बना था? ये 12वां बना था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इन 18 में, इन टोटल जो हैं, इन टोटल 18 में जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? वो है ये कच्छ वाला, गुजरात का। टोटल 18 में। ठीक है, और इन टोटल 18 में जो सबसे छोटा है, जो सबसे क्या है, जो छोटा है वो कौन है? वो है असम का डिब्रू सैखोवा। ठीक है, इन 18 में हमने टोटल 18 की बात की। फिर हम बात करते हैं 12 की, जो मैब कार्यक्रम के अंतर्गत हैं, यानी कि जो मैब के अंतर्गत हैं 12, उनमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो उनमें आप देखेंगे जो सबसे बड़ा है वो कौन है? वो है मन्नार की खाड़ी। कौन है? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और जो सबसे छोटा है वो कौन है? ये है नोकरेक। अब देखिए पिछले वर्ष पूछा भी था कि नोकरेक कहाँ पाया जाता है। ठीक है, मिलाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये नोकरेक इंपॉर्टेंट था इसलिए उसने मिलाने के लिए दिया हुआ था। तो आप क्या करेंगे, कम से कम इनके बारे में, इनकी लोकेशन जान लेंगे। ठीक, दूसरा क्या जानेंगे, इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषता जान लेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले कौन सा जोड़ा गया, बाद में कौन सा जोड़ा गया। ठीक है, तो अब बताइए जो सबसे पहले इनमें से जो मैब कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा गया, वो सबसे पहले कौन सा जोड़ा गया था? तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट मारेंगे। मैं बस आपको हिंट दे देता हूँ, वो कहाँ था? वो दक्षिण भारत में था। ठीक है, वो कहाँ पे था? वो दक्षिण भारत में था। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया, इनकी लोकेशन आप देख लेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जो अभी 11 नए जोड़े गए हैं, 11 नए जोड़े गए हैं ना मैप के अंतर्गत पूरे विश्व में। यहाँ पे 2 कंट्रियाँ हैं जहाँ पे सबसे पहले, जो पहली बार किसी को मैप के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, तो उस कंट्री में आप देखेंगे कौन है? एक तो बेल्जियम है। कौन है? बेल्जियम है। दूसरा आपका कौन है? गाम्बिया है। ठीक, तो अब ये बेल्जियम का कौन सा जोड़ा गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिलाने के लिए यूपीएससी दे सकता है। में बेल्जियम का है आपका कैंपेन, और जो गाम्बिया का है वो है न्यूमी। बस ये 2 याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। तो अब देखते हैं हम ये पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो अब पारिस्थितिकी जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, आप देखेंगे जो इनकी परिभाषा दी जाती है कि ये कैसे क्षेत्र होते हैं। तो याद रखिएगा जो इनकी परिभाषा है वो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के अंतर्गत दी जाती है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र को अगर घोषित करना हो, क्या करना हो? घोषित करना हो कि वो इको सेंसिटिव जोन है, तो वो किस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है? वो किया जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ठीक है, यानी कि इसमें परिभाषा दी जाती है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्या किया जाता है? इसे अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, अब परिभाषा दी जाती है तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी ऐसे जोन की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होते हैं? वहाँ पर संसाधन बहुत अधिक मौजूद होते हैं। ठीक है, अब संसाधन होंगे जिनका मूल्य क्या होगा? बहुत ही अतुलनीय होगा। तो इनको बचाने की बात करते हैं, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अभी भारत में आप देखेंगे तो इनकी संख्या करीब 730 से अधिक है। कितनी है? 730 से अधिक है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? तो अभी आप देखेंगे ये सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि इस पे एक कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी। किस पे? वेस्टर्न घाट पे। याद रखिएगा 2012 में पश्चिमी घाट को बचाने के लिए एक समिति बनाई गई थी जो कस्तूरी रंगन समिति थी। इसने रिकमेंड किया था कि आप इको सेंसिटिव जोन इसे घोषित करिए। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो कर्नाटक सरकार थी उन्होंने हाल ही में इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इसलिए क्या था? ये चर्चा में था कि इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, ये याद रखिएगा। बाकी जो पश्चिमी घाट के बारे में दिया हुआ है तो मोटी मोटा आप पढ़े ही होंगे, बस इतना याद रखिए पश्चिमी घाट जो है ये भारत के कुल भाग का 6% हिस्से पे विस्तृत है।
ठीक है। यूपीएससी ने पूछा था कि ये कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो बताइए कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें समझना भी है कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछता है। अब पश्चिमी घाट पे पूछेगा तो उसका ओवरऑल क्षेत्रफल पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है, हमें सोचना होगा ना कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, उसका कितने राज्यों में विस्तार है ये पूछ सकता है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है ये पूछ सकता है। इसके बाद ये बायोडाइवर्सिटी भी है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, इसके बारे में ही पूछ सकता है। और पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन से स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे क्वेश्चंस को सर्च मार के कहीं से भी रिसर्च करके हमें अपने पास क्या करना चाहिए, ऐसा नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम और देखते हैं जो चर्चा में था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा हम उसको टच नहीं करेंगे। हम किस पे काम करेंगे, सिर्फ पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है। तो जो आ सकता है बस हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि वन्यजीव पर्यावास का एकीकृत विकास, ठीक है। ये दरअसल क्या है, एक योजना है जो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। तो जब मंजूरी दी है तो इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत 22 प्रजातियों को बचाना है। 22 प्रजातियों को पहचान की गई है जिनको बचाना है और उनको पुनर्प्राप्ति करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा, इसमें इससे अधिक कुछ और नहीं था। इसके बाद देखिए ये पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये क्या होता है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि ये कौन जारी करता है। तो आपको याद रखना होगा कि ये जैव विविधता प्रबंधन समिति जारी करती है। कौन जारी करती है, जैव विविधता प्रबंधन समिति अपने पास एक रजिस्टर रखती है जो वहाँ के लोकल जीवों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो अभी हाल ही में जो केरल की थजाकरा पंचायत थी उसने इसे अपडेट किया था, तो इसलिए चर्चा में था, ठीक है। इससे अधिक इसके बारे में आपको कुछ और नहीं जानना है। 22वां देख लेते हैं कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक क्या होता है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि कोई भी राष्ट्र कितने बेहतर तरीके से वहाँ के पर्यावरण का संरक्षण कर रहा है, ठीक है, यानी उसमें कितना सुधार कर रहा है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी किया, ये रिपोर्ट जारी किया एल सेंटर ने, ठीक। एल सेंटर याद रखिएगा ये जरूर से कि रिपोर्ट किसने जारी की। साथ ही साथ जब ये रिपोर्ट जारी किया तो इसने 180 देशों की रैंकिंग बताई। उस रैंकिंग में इसने बताया कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 176 स्थान है, ठीक है। और कितने देश हैं, करीब 180 देशों में भारत का 176वां स्थान है, ठीक है। इसके साथ साथ इसने ये भी बताया कि अगर देखा जाए तो 2022 में जो भारत है जो चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जक बन गया। यानी कि जो हमारे यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में हमें उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे जो CO2 का उत्सर्जन होता है इसमें हमारा कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, तीसरा। मीथेन में हमारा कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, चौथा। और टोटल ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हम पूरे विश्व में करते हैं उसमें हमारा कौन सा स्थान है, तीसरा। तो ये पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने होंगे और याद भी रखने होंगे, ठीक है, याद रखेंगे आप। उसी तरीके से आप देखिए जो नाइट्रस के ऑक्साइड हैं, ठीक है, उसमें हमारा कौन सा स्थान है विश्व में, दूसरा। उसी तरीके से आप देखेंगे जो हम लोग ये उत्सर्जन करते हैं ये ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। कहीं भी आएगा तो चाइना हमें शीर्ष पे ही दिखाई देगा, ठीक ना। इसके बाद क्या देखते हैं, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। अब ये भी तो कोई जारी करेगा, तो बस हमें ये देख लेना है कि गोल्डमैन याद रखिएगा, गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज ये जारी करता है। अभी इसने 2024 में जारी किया। तो जब इसने जारी किया तो इसने भारत की रैंकिंग बताई, इसने भी भारत की रैंकिंग कितनी बताई, 176, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग याद रखिएगा, यहाँ भी 180 देश थे, ठीक है। ये भी वही जितना भी कुछ है सब पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, बस अलग अलग संस्थाएं क्या कर रही हैं, इसको जारी कर रही हैं और उसके आधार पे रैंक निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से ऊँट के बारे में शायद मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। ऊँट को हम स्किप कर देते हैं। पिछले वीडियो में मैंने सारे जानवरों के बारे में पढ़ाए हैं और उनके बारे में बहुत ही डिटेल से बात की है, ठीक है। उनके व्यवहार से ले करके
उनकी विशेषताओं तक हमने बात की। साथ ही साथ वो किस सूची में पाए जाते हैं, किस अनुसूची में नहीं पाए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, उन्हें वहाँ जाके देख लेंगे। ठीक है दोस्त। फिर हम देखते हैं ये जो 25 देखते हैं, ये इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो वैश्विक वन है उसको बढ़ाना है। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट चाहता है कि, क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि हम विश्व में क्या करें, वनों को बढ़ाएं। ठीक है, इसके लिए इसने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसने कहा है कि जो 2030 तक आप क्या करेंगे, 3% तक वृद्धि करने का लक्ष्य है। यानी अभी वर्तमान में जितने भी हमारे यहाँ वन पाए जाते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे 2030 तक कितना परसेंट बढ़ाएंगे, 3%। ठीक है, अब देखेंगे फिर इसके लिए उसने मानक भी दिए हुए हैं। हालांकि ये जो बढ़ाना तो है लेकिन किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये स्वैच्छिक है। और दूसरा इसमें क्या है, 6 वैश्विक वन लक्ष्य और 26 सहसंबंध लक्ष्यों का सेट है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट ने जारी किया है, UNFCC। अगर पूछता है तो बस इतना याद रखिएगा, इससे अधिक याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंग्रोव संरक्षण, किसके बारे में बात किया है, मैंग्रोव संरक्षण की बात किया है। तो मैंग्रोव क्या होते हैं, एक तरीके का एक वन है। क्या है ये, वन है। जैसे ये वृक्ष जो वन है, तो वन कौन सा है ये, आर्द्र भूमि वन। ठीक है, आपने देखा होगा सदाबहार वन होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं, पर्वतीय वन होते हैं, आर्द्र भूमि वन होते हैं। तो ये सब वन कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन भी होता है, ये सब भारत के वन हैं। तो मैंग्रोव कुछ और नहीं है, ये भी एक वन ही है। ठीक है, वहाँ सुंदरी नाम की प्रजाति भी पाई जाती है बहुत ज़्यादा। जब आप देखेंगे कि मैंग्रोव वन जब पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं कुछ होती हैं। जैसे इनकी जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं। अगर आप इनकी जड़ की बात करेंगे तो इतनी मजबूत होती हैं कि वो तूफानों से भी लोगों की रक्षा करती हैं। ये उखड़ते नहीं हैं, चाहे साइक्लोन भी आ जाए इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि इसको IUCN ने एक सूची जारी की है ना, IUCN ने रेड लिस्ट जारी किया, स्वाभाविक सी बात है, रेड लिस्ट जारी करता ही करता है। तो इसने बताया, अच्छा ये बताइए जो IUCN रेड लिस्ट जारी करता है वो किसको किसको शामिल करता है, बताइएगा। मैंने पूछा था ना, क्या कवक इसमें शामिल होते हैं, क्या ये कवकों की भी लिस्ट जारी करता है कि जो संकटग्रस्त हैं। ठीक है, तो अब देखिए IUCN ने रेड लिस्ट जारी की। इसने क्या कहा, इसने कहा कि अभी मैंग्रोव जो हमारे हैं 50% को वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में इसने वर्गीकृत किया। यानी कि भारत के कितने मैंग्रोव संकटग्रस्त हैं, करीब 50% जो हैं वो संकटग्रस्त हैं। ठीक है, ये नहीं भूलना है, कितने हैं, 50%। ठीक है, और इसने जो रिपोर्ट जारी की अभी IUCN ने, उसने 44 देशों में 36 क्षेत्रों का मूल्यांकन किया। ठीक है, जिसमें भारत का भी एक क्षेत्र था। तो उसने बताया कि भैया 50% जो यहाँ पे हैं संकटग्रस्त हैं। ठीक है, तो जब ये संकटग्रस्त हैं तो भारत में सर्वाधिक कहाँ हैं, सबसे कम कहाँ है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो दक्षिण भारत है, कहाँ पे, दक्षिण भारत, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर मैंग्रोव वनों को खतरा है या मैंग्रोव को है तो कहाँ पे है, हमारे दक्षिण भारत में। ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अपना पश्चिम बंगाल, और इसके बाद आता है अंडमान और बंगाल की खाड़ी। यानी कि सर्वाधिक दक्षिण भारत में है, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल आ गया, फिर इसके बाद आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चले जाइए जहाँ पे कम संकट में है। ठीक है, तो मैंग्रोव के बारे में कुछ जान लीजिएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे वन आपको ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे। वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, वहाँ मुख्यतः आपको शंकुधारी वन मिलेंगे। ठीक है, जिसमें टाइगा या टुंड्रा को हम विशेष तौर पे देखते हैं। ठीक ना, तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हाँ, भारत में जो मैंग्रोव वन की बात करें तो वर्तमान में क्या ये बढ़े हैं या घटे हैं, जो वर्तमान में क्या मैंग्रोव वन बढ़े हैं या घटे हैं भारत में, तो ये ऐसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में ये बढ़े हैं। ठीक है, बस इतना याद रहे, काम हमारा चल जाएगा। वही आप देखेंगे मैंग्रोव वन एक प्रमुख क्षेत्र है। तो ये मुख्यतः क्या होते हैं, जहाँ पे खारा और सादा पानी दोनों मिक्सअप होता है, ज़्यादातर वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी ये डेल्टा क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक बात करेंगे आप तो कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। इसके बाद कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में।
ठीक है, तो ये भूलना नहीं है। इसके बाद देखिए, भारत ने इसे बचाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ये मिष्ठी योजना, याद रखिएगा। ठीक है, जो मिष्ठी योजना है ये किसने शुरू की है? भारत सरकार ने मिष्ठी योजना किसके लिए किया है? मैंग्रोव को बचाने के लिए। साथ ही साथ इसने ये देखिए, ये सेम पहल या सेमे पहल किसने शुरू किया है? भारत सरकार ने। किसके लिए किया है? मैंग्रोव को बचाने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से एक मैजिकल मैंग्रोव अभियान, मैजिकल मैंग्रोव अभियान भी चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो भारत सरकार तो इसमें है ही। ठीक, भारत सरकार तो है ही, प्लस और कौन है? WWF, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो विश्व स्तर पे क्या किए जा रहे हैं, तो विश्व स्तर पे याद रखिएगा ये मैंग्रोव ब्रेक थ्रू, जो मैंग्रोव ब्रेक थ्रू है किसकी देन है? UNFCCC की। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, UNFCCC के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंग्रोव ब्रेक थ्रू किसकी परियोजना है? UNFCCC, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, इससे अधिक आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसका अगर टारगेट जानना चाहें तो ये जान सकते हैं कि ये 2030 तक ये 15 मिलियन हेक्टेयर दिया हुआ है, लेकिन 20%, यानी कि 2030 तक मैंग्रोव ब्रेक थ्रू का टारगेट है कि करीब 20% मैंग्रोव को बढ़ाया जाए। ठीक है, 20% क्या किया जाए? इन मैंग्रोव वनों को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस पे विशेष तौर पे ध्यान देना जरूरी है। अब आगे देख लेते हैं वन सलाहकार समिति। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत कम ही आएंगे। दरअसल ये सरकार को सलाह देती है वनों पे, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इसके बाद अभी आप देखेंगे कि वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली, यानी एक फेरी योजना शुरू की गई है। ये किसने किया है? जैव विविधता अभिसमय ने। याद रखिएगा, जो जैव विविधता अभिसमय ने कौन सी योजना शुरू की है? फेरी योजना। बस, इससे अधिक, मतलब अभी 10 वर्ष हो गया है तो उसकी वर्षगांठ बनाई है, तो इससे अधिक हमें जानने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, फेरी योजना देख लिया। फेरी में एक चीज़ और देख सकते हैं, फेरी आप देखेंगे तो उसमें कोरिया भी है। ठीक है, कोरिया जो फॉरेस्ट सर्विस है वो भी इसमें शामिल है। ठीक, इसके बाद देखिए यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो यूरोपीय संघ अगर कुछ भी कर रहा है, कोई भी कानून लेकर के आ रहा है, तो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और हम उसको देखेंगे। ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस देखेंगे वो क्या था, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये यूरोपीय संघ ने जो कि प्रकृति पुनर्स्थापन योजना लाई है, तो इसमें इसने इसका टारगेट सेट किया है कि 2050 तक हम क्या करेंगे? नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करेंगे। यानी कि इनका टारगेट यह है कि 2050 तक हम इसके अंतर्गत कोई भी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, यानी जो ग्रीन हाउस गैस जो हमारे वायुमंडल को गर्म करती हैं, इनका किसी भी प्रकार से हम उत्सर्जन नहीं करेंगे। ठीक है, ये मोटी मोटी आपको याद रखना है कि योजना कौन लेकर के आया है और इनका मुख्यतः टारगेट क्या है। ठीक है, तो टारगेट कब तक का है? 2050 तक का। ठीक है, तो और साथ ही साथ देखते हैं फिर नेक्स्ट वाला, यूरोपीय संघ निर्वनीकरण विनियमन। क्या है? यूरोपीय संघ निर्वनीकरण विनियमन। अब ये यूरोपीय संघ की एक और पहल है, इसके अंतर्गत ये क्या कर रहा है? आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत ये क्या कर रहे हैं? इसके अंतर्गत ये उत्पादों के स्रोत को सत्यापित, यानी कि जब आप कोई भी वस्तु, ठीक है, जब आप कोई भी वस्तु कहाँ भेजेंगे? जब आप कोई भी वस्तु निर्यात करेंगे, कहाँ पे? यूरोपीय यूनियन में। यूरोपीय यूनियन पता है ना, ये यूरोपीय जो करीब 27 देश हैं उनका एक संघ है। ठीक है, तो अब जब यूरोपीय संघ के देशों में आप भेजेंगे तो ये जांच करेंगे ये कि जब आपने, ठीक है, मतलब ये उत्पाद बनाया, जब आपने उत्पाद बनाया तो क्या ये संधारित तरीके से बनाया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वनों को नुकसान पहुंचाया गया हो, यानी कि वनों को काटा गया हो या वन के काटने के स्थान पे आपने फैक्ट्री लगाई हो, कुछ भी हो। तो अगर ऐसा उत्पाद निकला आपका तो ये क्या करेंगे? ऐसे उत्पाद आपसे नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ये खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र की संधि। ठीक है, तो अभी क्या था? ये BBNZ, याद रखिएगा। अभी हाल ही में BBNZ समझौता हुआ।
क्या हुआ, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की जैव विविधता समझौते, यानी कि ये BBNJ समझौता है, इसके बारे में देखेंगे। ये मुख्यतः खुले समुद्र से संबंधित है, ठीक है। अब ये खुला समुद्र क्या होता है, तो हम अभी देख रहे हैं क्या होता है। तो ये खुला समुद्र आप देखेंगे, देखिए अब ये जब समुद्र को हम बांटते हैं 4 हिस्सों में, ठीक है, तो जो पहला क्षेत्र होता है, ठीक, क्या होता है, जो पहला क्षेत्र होता है उसको आंतरिक जल क्षेत्र कहते हैं या प्रादेशिक जल क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, ठीक। हालांकि इसमें पूरा डिटेल से नहीं दिया है, लेकिन हम देख लेते हैं, दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है। देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पे कोई देश है, इसकी बाउंड्री लग रही है, यहाँ से ओशन शुरू है, सागर या महासागर जो भी है वो शुरू है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इसकी सीमा निर्धारित की जाती है, ये अंकलॉस करता है, ठीक है। तो अब ये जब सीमा निर्धारित करेगा तो पहली सीमा प्रादेशिक सीमा कहलाएगी, जिस पे लगभग उसका पूरा अधिकार होता है, जो 12 समुद्री मील तक होती है, ठीक, 12 ओशन मील तक होती है। दूसरी अब इधर से इधर बढ़ने की तरफ दूसरा जो होता है वो 24 मील तक होता है, हालांकि बफर जोन भी होता है, और ये क्या होता है, ये सन्निहित क्षेत्र होता है, ठीक है। जो तीसरा होता है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, जो करीब 200 मील तक होता है, यानी ये जो तीसरा क्षेत्र होता है ये आपका 200 मील हो गया। लेकिन इसके बाद का क्षेत्र क्या हुआ, इसके बाद का सागर का खुला जो क्षेत्र होता है इसी को हम ओपन सी बोलते हैं या खुला समुद्र बोलते हैं। होता क्या है, ये 200 तक तो सरकार का अधिकार है, उस देश का अधिकार है, ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। लेकिन ये जो 200 मील के बाद देखेंगे जो खुला सागर हो गया, इस पर किसी का अधिकार नहीं होता, ठीक है, किसी देश का अधिकार नहीं होता। तो अभी हाल ही में जो BBNJ समझौता हुआ उसमें यही बात की गई कि आप यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कौन बचाएगा, यहाँ के जीवों की रक्षा कौन करेगा। तो ये कहा गया कि भैया ठीक है, अब सभी देश क्या करेंगे, सभी देश इस पर मिलके करेंगे। तो अनक्लॉस जो है उसने एक समझौता कराया है, अनक्लॉस याद रखिएगा, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्रीय संस्था है और ये सब निर्धारित करती है। तो हमारे लिए बस इतना इम्पोर्टेंट था। तो अभी आप देख लीजिए कि अभी कितने मेंबर हैं इसमें। तो अब हाँ, एक चीज़ और देखना है, ये जून 2023 में लाया गया था, जो BBNJ समझौता है 2023 में लाया गया, अभी 2 वर्ष के लिए हस्ताक्षर के लिए खुला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाध्यकारी है, क्या है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ठीक है। अभी हाल ही में इसमें कितने देश हैं, 91 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये उठता है कि भारत ने किया है, तो भारत ने भी किया है, और भारत की तरफ से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय क्या करेगा, इसका कार्यान्वयन करेगा। कौन करेगा, भारत की तरफ से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका कार्यान्वयन करेगा, ठीक है। चलिए, इतना हमारे लिए काम लायक था। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं 30 में। ये सारे समझौते थे। अब ये देखते हैं, ये थोड़ा सा अंक्लॉस के बारे में देख लेते हैं, ठीक। अंक्लॉस जो था तो ये क्या करता है, हमने बताया ओशन से रिलेवेंट कोई भी होगा रूल्स वगैरह तो यही बनाएगा। तो ये 1982 में अपनाया गया था और 1994 में लागू हुआ था, यानी 1982 में इसको अपनाया गया था और 1994 में ये लागू हुआ था, ठीक है। और देखेंगे तो अभी कम से कम 170 देश जो हैं इसके मेंबर हैं, और भारत भी अपना इसका सदस्य है, ठीक है। भारत भी क्या है, अपना इसका सदस्य है। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, जो प्रवाल विरंजन है, ठीक है। जो ये कोरल ब्लीचिंग है, ये क्या होता है, तो आप जानते हैं ना, पहले तो जानते हैं कोरल क्या होता है। कोरल एक जीव होता है, जीव है, ठीक है। इस तरह से जीव होता है जैसे आपने घेंगा देखा होगा या घोंघा, जो भी बोलते होंगे। तो जब आपने देखा होगा उसके ऊपर एक परत होती है जिसके अंदर वो अपने आप को सुरक्षित रखता है। उसी तरीके से ये भी ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, जो जिनके कैल्शियम कार्बोनेट से एक ऊपर की परत बनी होती है। अब क्या होता है कि ये ओशन में, समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जीव होते हैं। अब ये समुद्र में तो पाए जाते हैं, समुद्र पे जब कहीं पे इन्हें एक आधार तल मिल जाता है तो उसके ऊपर ये अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी होता है। तो अब धीरे धीरे इनकी डेथ होती है, तो डेथ होने के बाद क्या होता है, इनकी हड्डियों का ऐसे ऐसे ढांचा बनता है और एक तरीके से ऊपर इसके प्रवाल आते हैं और ये प्रवाल द्वीप बन जाता है। क्या बन जाता है, एक तरीके से ये प्रवाल द्वीप बन जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये प्रवाल द्वीप जब बनता है तो ये एक सवाल आता है, जूजेंथले नाम का एक सवाल आता है, कहता है कि सर हमें अपने ऊपर
स्पेस जगह दीजिए, जिसके बदले हम क्या करेंगे, आपको भोजन अवेलेबल कराएंगे। ठीक, तो ये कहते हैं ठीक है, आइए हम आप एक दूसरे से सहसंबंध बनाते हैं। अब ये आ तो गया, लेकिन जब प्रवाल को लगेगा कि हमें भोजन की उतनी आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके बाद भी हमें दे रहा है, तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे इन्हें अपने ऊपर से हटा देंगे। या जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्रवाल जब नष्ट होने लगेंगे तब भी इन्हें अपने ऊपर से हटा देंगे शैवालों को। तो जैसे ही हटाएंगे तो इनका रंग सफ़ेद हो जाएगा, रंग सफ़ेद होता है। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रवाल विरंजन कहलाती है, जिसमें क्या होता है, उस द्वीप का धीरे धीरे क्षरण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए प्रवाल विरंजन के बारे में बात की जा रही थी कि भारतीय तट पर बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग देखी गई है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं भारत में। तो इसमें देखी गई है और ये शायद पूरे विश्व में देखी जा रही हैं। ठीक है, तो अब जो लक्षद्वीप है बस इतना याद रखिए, ये किस तरीके का प्रवाल द्वीप है, एटॉल द्वीप है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी और गोवा ये सब छोड़ दीजिए, ये हमारे काम के लायक नहीं है। बस हमें देखना था कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है, भारत में। और फिर चलते हैं नेक्स्ट। हालांकि प्रवाल के बारे में आपको डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, कोशिश करेंगे कि हम एक वीडियो बनाएंगे, ये करंट वाला जल्दी से टॉपिक हमारा कवर अप हो जाए। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे इसमें जितने भी टर्मोलॉजी हैं, ठीक है, जितने भी टर्म्स हैं उनके बारे में वहाँ क्या करेंगे, उनके बारे में वहाँ समझा देंगे। ठीक है, ताकि आपके लिए समझना ही आसान हो जाए। यहाँ इतना समय है नहीं, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं ना। बस प्रवाल के बारे में अगर जानना थोड़ा सा और जान लीजिए, जैसे ये अकशेरुकी होते हैं, ठीक है, और निडारिया नामक जीवों के एक बड़े समूह होते हैं, ये याद रखिएगा। कोरल मूंगा भी इन्हें कहा जाता है। अकशेरुकी जो होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि इसमें रीढ़ की हड्डी हो सकती है? ये तो मतलब हम सिंपली वैसे भी कर सकते थे ना, कॉमन सेंस से हम कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्रवाल भित्तियाँ बनाते हैं वो सिर्फ हार्ड कोरल ही बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो जंत्र नामक जो मैंने अभी शैवाल की बात की वो सजीवी संबंध इनसे स्थापित करता है। ठीक, इसके बाद चलिए देख लेते हैं प्रवालों को बचाने के लिए क्या किया गया है। तो प्रवालों को बचाने के लिए जो वैश्विक पहल है ये देख लीजिए। वैश्विक पहल जो की गई है अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल के नाम से शुरुआत की गई है। ये कब किया गया था, 1994 में, और भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, ये जो इकरी है भारत भी इसका सदस्य है। फिर इसके बाद G20 द्वारा वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी परियोजना किसके द्वारा लाया गया है, G20 देश द्वारा, याद रखिएगा, ये भूलना नहीं है। ठीक है, G20 जो कंट्रियां हैं वो लेकर के आई हैं। भारत ने क्या किया है, ठीक है, तो ये तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित कर दिया है। ठीक है, और देखेंगे तो आप मरीन नेशनल पार्क वगैरह पार्क भी घोषित किए जा रहे हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, 32। हाँ, अब रामसर स्थल देख लेते हैं, ये काफ़ी चर्चा में होता है। रामसर स्थल क्या है, तो ये रामसर स्थल देखेंगे, वो रामसर स्थल या रामसर साइट्स वे भूमियाँ होती हैं, यानी कि एक सूची होती है जिसमें वे भूमियाँ होती हैं जो आर्द्र भूमि होती हैं। आर्द्र भूमि यानी आर्द्र भूमि वो होती हैं जो मुख्यतः क्या होती हैं, जो मुख्यतः सदैव जल में ही रहती हैं। वही कीचड़ वाला देखा है आपने ना, कीचड़ की तरह रहेंगी। बस इनमें होता क्या है कि ज्वार के समय इनकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं हो सकती, यानी इनकी आप देखेंगे मोटी मोटा गहराई कितनी होगी, 6 मीटर। जो निम्न ज्वार होगा उस समय इनकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यही इनकी पहचान है। ठीक है, और ये आर्द्र भूमि होती हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि रामसर साइट्स में आप देखेंगे, आर्द्र भूमियों में देखेंगे तो भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 85 हो गई है, जबकि आप देखेंगे कि 85 ये पहले हुआ था, अभी 89 हो गई हैं। ठीक है, कितनी हो गई हैं, अभी 89 हो गई हैं। तो उस 89 में आप देखेंगे तो तमिलनाडु के 2 पक्षी अभयारण्य हैं, याद रखिएगा, पक्षी हैं अभयारण्य, नेशनल पार्क वगैरह या फिर कुछ और नहीं है। ठीक है, या कोई झील वगैरह नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि 2 कौन सी जोड़ी गई हैं, बताइए। तो तमिलनाडु में पक्षी 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 याद रखिएगा। तो एक शक्कर कोटई करके है, ठीक, एक शक्कर कोटई है और दूसरा कौन है, थेरथंगल, थेरथंगल, याद रखिएगा, ये दोनों जोड़ी गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे उधवा झील जोड़ी गई है, एक झील भी जोड़ी गई है, कौन सी, उधवा।
ये कहाँ की जोड़ी गई है? ये जोड़ी गई है आपकी कहाँ की बताइए? ये जोड़ी गई झारखंड की। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे एक और चीज़ जोड़ी गई है। ठीक है, जब आप चले जाएंगे कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ के एक वेटलैंड है वो जोड़ा गया है। तो वो कहाँ का है? सिक्किम का। इनकी लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो सिक्किम का जोड़ा गया वो क्या है? खेचो पलरी। खेचो पलरी, यानी इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, इन सब की लोकेशन आपको पता होना चाहिए, और हो सके तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान भी लीजिए। ठीक है, तो इस आधार पे आप देखेंगे अभी जो टोटल भारत की में रामसर साइट है वो 89 है। सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु में 20 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कितना है? तो उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या दूसरे नंबर पे है, 10 है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप ये देख लेंगे, ये नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, ये नंज नारायण पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अब देखिए कज्जू वैली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में। ये अभी एक जलाशय तवा जलाशय जोड़ा गया, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इनको याद रखिएगा, अगर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान सकते हैं तो जानिएगा। जैसे अब देखेंगे ये मानव निर्मित जलाशय है, नागी वाला। ठीक है, कौन सा है? मानव निर्मित है। ठीक है, अब वैसे देखें तो अब जैसे आर्द्र भूमियों के बारे में आपने देखा, तो अगर किसी भी क्षेत्र को रामसर साइट में आर्द्र भूमि घोषित करना है तो उसके 9 मानदंड होते हैं। उन 9 में से उसको एक ने एक पूरा करना होगा, यानी अगर उसने एक भी पूरा कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, उसे रामसर साइट में शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, ये रामसर साइट में हमने शामिल तो कर लिया। ठीक, जैसे रामसर साइट या रामसर कन्वेंशन आप देखेंगे तो 1971 में आया था। ईरान का रामसर शहर है, उसी के लिए उसी के आधार पे हम इसे रामसर साइट के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए 1975 में ये लागू हुआ। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि भारत इसका कब सदस्य बना। 1982 में भारत भी सदस्य बनता है। ये 2 फरवरी को लाया जाता है, तो इसलिए 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या देखना है इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो अब भारत में कितने हैं ये तो हमने देख लिया। भारत में फिर इसके बाद ये जो रामसर साइट है ना, एक काम ये और करता है। कौन सा काम करता है? ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जारी करता है। देखिए ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जारी करता है। ठीक है, अब इसने 89 जो भारत को रखा वो तो रामसर साइट में है, याद रखिएगा। लेकिन इनमें जो संकटग्रस्त होती हैं, जिन पे संकट होता है, उनका क्या किया जाता है? उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। जो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है इनका, उसमें रखा जाता है। और भारत की अगर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही साइट्स हैं। कौन कौन से? एक केवलादेव, ठीक, और दूसरा लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील। बाकी रामसर साइट्स में कितने हैं? 89 है। उस 89 में से 2 को निकाल दिया गया जिनको शामिल किया गया है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। यानी ये समझ में आता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सब के सब शामिल नहीं है, इतना हमें याद होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये लिखा हुआ भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अभी सुर्खियों में जो रहा था, सुर्खिया में जो आर्द्र भूमियाँ रही उनके बारे में आप जान लेंगे। जैसे ये पैंतसो झील देख लेंगे, तो पैंतसो झील आप देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ पे है? ये ट्रांस बाउंड्री झील है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से लेक है। क्यों? क्योंकि ये भारत और चीन दोनों में पाई जाती हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? भारत और चीन दोनों में, लद्दाख और तिब्बत का एरिया और सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो पाई जाती हैं तो 1/3 हिस्सा जो इसका है, यानी 1/3 हिस्सा ही है जो वो भारत में पाया जाता है। ठीक है, बाकी कहाँ पाया जाता है? बाकी चीन में। फिर ये कांवर झील या कंवर ताल, लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। इसकी लोकेशन देख लेंगे क्योंकि ये बिहार का पहला रामसर स्थल है ये। ठीक है, उसी के बाद पुलिकट झील देख लेंगे, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। क्वेश्चन पूछता है किसकी किसकी सीमा पर है। और ये भारत की चिल्का के बाद अगर आप बात करेंगे, चिल्का झील के बाद, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे जल वाली लैगून झील है। कौन सी झील है? लैगून झील है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहीं पे श्रीहरिकोटा द्वीप है, इसे आप पढ़ लेंगे। इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ये हमें जानना जरूरी था। इतने सुंदरवन मैंग्रोव भी देख लेंगे, ये भी आर्द्र भूमि है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र भी है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे पाया जाता है। ठीक है, तो 33 हो गया। अब 34 वाला पेज देख लेते हैं। ठीक,
अन्य जो सूचियाँ जो चर्चा में रहीं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको, काटिए। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। फिशमीट भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। अब ये प्लैंकटन क्रैश भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये गैप लेपिडेशन भी नहीं है, ये मेगाफोना भी नहीं है, स्टोमेटोलाइट थोड़ा सा हो सकता है अगर देखना चाहें तो, बस स्टोमेटोलाइट कुछ और नहीं है, ये चट्टानी संरचना है। वह चट्टानी संरचना है जो सबसे पहले जहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन ने प्रवेश किया था, बस इतना जान लीजिए। हाँ, पर्यावरण डीएनए है या ईडीएनए क्या होता है? ईडीएनए वो होता है कि जब कोई जानवर है या कोई जीव जो होता है अपनी त्वचा या मलमूत्र के जरिए डीएनए को जो वातावरण में निर्मुक्त करता है, छोड़ देता है, वही ईडीएनए कहलाता है, ठीक है। तो ईडीएनए और कुछ और नहीं है। ये उद्भवन भी छोड़ दीजिए, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 36 देखते हैं, जैव संदीप्ति भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फैक्ट्री फार्मिंग भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बूढ़ी अतिक्रमण क्या होता है? बस ये जानिए कि जो झाड़ियाँ होती हैं, जो वृक्ष या झाड़ियाँ होती हैं, ये अपनी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हैं, और जब संख्या ज़्यादा बढ़ा लेंगी, हर जगह यही नज़र आएंगी, तो अन्य को नुकसान पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इकोसिस्टम है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बस इतना जानना है, बूढ़ी अतिक्रमण क्या होता है, ये अपनी संख्या को बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रीन एंड ब्लू वाटर जान लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए। ग्रीन क्या होता है? ग्रीन वाटर, जो भी आपको ऐसा वाटर जो आपको दिखाई ना दे, वही है ग्रीन वाटर, ठीक है। जैसे आप देखिए वनस्पतियों में जो नमी होती है या मृदा में जो मिट्टी में जो पानी पाया जाता है, क्या आप देखते हैं? नहीं दिखाई पड़ता, तो वो क्या होता है? ग्रीन वाटर। ब्लू वाटर जो आप देख सकते हैं, झील, नदियाँ, जलाशय, महासागर, ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? ये सब ब्लू वाटर का हिस्सा है, ठीक है। अब 37 में हम देखेंगे थोड़ा सा। अब इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में सारे जितने भी संगठन हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और ख़ासकर उस पर फोकस करेंगे, जैसे वो रिपोर्ट कौन सी जारी करते हैं। रिपोर्ट हर बार क्वेश्चन पूछता है। पिछली बार IUCN के रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा था, एक और संस्था उसके रिपोर्ट पे पूछा था, PCS में भी क्वेश्चन पूछा था। तो हम बेसिकली इसके रिपोर्ट, हेडक्वार्टर्स, मेंबर, इन सब पे फोकस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में जितने भी संस्थाएं हैं उनको हम कवर अप करें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।